कहते हैं ना कि किसी भी आदमी को बिना मेहनत किए ढेरों सारे जब दौलत मिल जाता है तो फिर वो आदमी उस दौलत की कदर ही नहीं कर पाता है। और व्यक्ति को जब भी अचानक ढेरों से दौलत मिल जाती है तो सबसे पहले वो गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है। लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा भी उसके जीवन में समय आता है जब वो पूरी दुनिया लुटा चुका होता है। आज की जो कहानी है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है बिहार राज्य की। और बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्णिया, और इसी पूर्णिया जिला का एक थाना पड़ता है केहट। केहट थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ता है जेपी नगर, और इसी जेपी नगर कॉलोनी का रहने वाला जयप्रकाश। जयप्रकाश का परिवार में उसके पत्नी के अलावा दो बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम होता है सीमा और बेटे का नाम होता है अनिल। जयप्रकाश अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार ही नहीं होता, बल्कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। जयप्रकाश के पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती है उतने ही बड़ा दिलदार भी है, क्योंकि जयप्रकाश के घर पे अगर कोई भी जाता है वहां से वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यूं आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश के घर के कोने कोने में लक्ष्मी की वास है। जयप्रकाश के जब दोनों बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, समय के अनुसार उनकी शादी भी करवा देता है। अनिल की शादी पिंकी नाम की लड़की से होती है, लेकिन जयप्रकाश जैसे ही अपने बेटे की शादी कर देता है, उसके कुछ ही सालों के बाद जयप्रकाश की मौत हो जाती है। हालांकि जयप्रकाश के इलाके के लोग उसे इस हद तक उसे पसंद किया करते थे कि जब जयप्रकाश की मौत होती है तो उसके बाद से इलाके का नाम जयप्रकाश के ही नाम पर जेपी नगर रख दिया जाता है। लेकिन जयप्रकाश की जब मौत होती है, उसके सारी संपत्ति उसके विरासत में उसके बेटे अनिल को मिलती है। इधर अनिल को जब बिना मेहनत किए बगैर करोड़ों की संपत्ति जब उसे हाथ लग जाती है तो उसके बाद अपनी जमीनें बेचकर अपनी दोस्तों के साथ गुलछर्रे उठाने लगता है। हालांकि जब समय धीरे धीरे बीतना शुरू होता है, अनिल के दो बच्चे भी होते हैं। लेकिन अनिल जब अपनी जमीनें बेच करके अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना शुरू करता है तो अनिल के ही रिश्ते में लगने वाला उसका मामा राधा जब ये देखता है उसको बर्दाश्त ही नहीं होता। राधा जो कि राजनीतिक एक बहुत बड़ा कहते हैं खिलाड़ी है, एक दिन वो अपने भांजे अनिल से मुलाकात करता है और उसको एक सलाह देते हुए कहता है, अगर सच में तुम्हें अपने इलाकों में नाम कमाना है तो तुम राजनीतिक क्षेत्रों में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति भी है। अब राधा जब अपने भांजे को इस तरह का सुझाव देता है, यह सुझाव उसको अनिल को पसंद आ जाता है। उसके बाद राधा ये अनिल को ले जाकर के लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान से मुलाकात करवाता है, और रामविलास पासवान भी अनिल को अपना आशीर्वाद देते हुए उसको आदिवासी प्रकोष्ठ युवा प्रदेश के अध्यक्ष बना देते हैं। अनिल जब राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है और नेता बन करके जब अपने गांव में घूमता है, लोग जब उसको सलाम ठोकते हैं, यह देख करके अनिल भी काफी गदगद हो जाता है। हालांकि अनिल अपने इलाके में अच्छा खासा काम भी करवाता है, जिसकी वजह से अब लोग अनिल को भी काफी जानने लगे थे। बात मैं आपसे करता हूं 29 अप्रैल 2021 के सुबह के करीब 10:30-11 बजे के आसपास की। अनिल अपने भतीजे राजन के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के लिए बाइक से निकलता है। लेकिन देर शाम तक जब अनिल घर वापस लौटता नहीं है तो उसकी पत्नी पिंकी अनिल के नंबर पे एक कॉल करती है, लेकिन अब अनिल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पिंकी अपने भतीजे राजन के नंबर पे कॉल करती है और उसको अनिल के बारे में उससे पूछताछ करती है। राजन कहता है कि चाचा मुझे लेकर के प्रियंका मैडम के घर पे गए थे, घर के बाहर ही मुझे छोड़ दिए और बोले कि तुम घर चले जाओ, प्रियंका मैडम के साथ मेरा मीटिंग है, काम निपटाने के बाद मैं शाम तक घर वापस लौट जाऊंगा। प्रियंका जिसके पति का नाम होता है राजन, जो केसी नगर इलाके का रहने वाला होता है। दरअसल अनिल और प्रियंका एक दूसरे को काफी पहले से ही जानते थे। राजन जैसे इस तरह की बातें कहता है, पिंकी अब प्रियंका के नंबर पे कॉल करती है और अपने पति के बारे अनिल के बारे में पूछताछ करती है। तो प्रियंका भी अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे बताती है कि अनिल मेरे घर पे आए ही नहीं थे। जैसे इस तरह की बातें कहती है प्रियंका, इस सुनकर के पिंकी का पूरा परिवार परेशान उठ जाता है। किसी को यह बात समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अनिल अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके न जाने कहां चला गया। उसके बाद से पिंकी के परिवार वाले, उनके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार होते हैं, सबके नंबरों पे एक एक करके कॉल करते हैं और अनिल के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अनिल के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता। इसीलिए पिंकी उसी समय केहट थाने पहुंच जाती है और अपने पति की अनिल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है तो पिंकी को घर भेजते हुए यह आश्वासन देती है कि हम जल्द ही अनिल को ढूंढ लेंगे। लेकिन पुलिस जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी काफी तेजी से हरकत में आ जाती है।
क्योंकि अनिल अपने इलाके का कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। पुलिस को अब यह डर सताने लगता है कि अगर उसको समर्थकों को पता चलेगा कि अनिल का गायब हो गया है तो समर्थक हंगामा न करने लगे। इसीलिए पुलिस प्रशासन अब अनिल की हर जगह पे तलाश करना शुरू करती है। इधर अनिल का पूरा परिवार का रो रो करके काफी बुरा हाल हो जाता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह तक भी अनिल घर वापस नहीं लौटता है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है, अगले दिन करीब 10 बजे के आसपास पिंकी के नंबर पे एक कॉल आता है। दरअसल वो कॉल किसी और के नंबर से नहीं, बल्कि उसी के पति अनिल के नंबर से कॉल आता है। पिंकी जैसे अपने पति का नंबर देखती है, तुरंत ही कॉल उठाती है। इससे पहले कि उधर से कोई बोल पाता, पिंकी अपने पति से कई तरह की शिकायतें कर देती है। पिंकी अपने पति से कहती है कि तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहां चले गए, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि घर परिवार कितना परिवार परेशान है। पिंकी अपनी शिकायतें कर ही रही थी, तभी उधर से एक व्यक्ति कहता है कि मेरी बातें ध्यान से तुम सुनो। दरअसल मैं तुम्हारा पति नहीं बोल रहा हूं, दरअसल तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। मैंने अनिल का अपहरण कर लिया है। अगर तुम अपने पति को सही सलामत वापस चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, फिर तुम्हें कॉल करूंगा और तुमको कहूंगा कि कहां पे तुम्हें पैसे पहुंचाने हैं। लेकिन इतना तुम याद रखना कि इस बारे में अगर किसी को भी, अगर पुलिस को भी अगर कुछ ने बताया तो फिर अंजाम बुरा होगा। अगर पुलिस के पास तो पहुंची तब पति को कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को फेंक दूंगा। फोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की धमकी देता है, यह सुनकर के पिंकी भी एकदम से डर जाती है और उस व्यक्ति के सामने फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम जितना भी पैसा मांगोगे, जहां भी कहोगे, मैं वहां पर पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरे पति को तुम कुछ मत करना। शाम के समय वो व्यक्ति फिर से वापस पिंकी के नंबर पे कॉल करता है, अपना ठिकाना बताता है। वहां पर पिंकी ले जाकर के 10 लाख रुपए भी पहुंचा देती है और इस बारे में पुलिस प्रशासन को भी कुछ नहीं कहती। अपहरण करने वाला व्यक्ति कहता है जैसे भी हमें पैसा मिल जाएगा, देर शाम तक तुम्हारा पति वापस घर लौट जाएगा। रात बीत जाती है, उसके बावजूद भी अनिल अपने घर नहीं वापस आता। उसके बाद पिंकी जब अपने पति के नंबर पे कॉल करती है, अब अनिल का नंबर लगातार स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे पिंकी को पूरा विश्वास हो जाता है कि अपहरण करने वालों ने उसके साथ धोखा किया है। इसके बावजूद भी पिंकी न तो थाने जाती है और न ही इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को देती है। और समय बीत जाता है 2 मई 2021। जैसे ही 2 दिन का और समय बीत जाता है, 2 मई 2021 को थाना के नगर के अंतर्गत डगराहा गांव के कुछ महिलाएं सुबह सुबह जब अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है तो देखती है कि खेत के अंदर एक व्यक्ति का हाथ दिखाई पड़ता है। महिलाएं जैसे इस तरह का नजारा देखती है, वहां से भागते दौड़ते वापस अपने गांव लौटती है और आकर के गांव के लोगों को ये खबरें देती है। गांव के लोगों को जैसे इस तरह की जानकारी होती है, पूरा गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी दे देते हैं। इधर पुलिस प्रशासन जैसे घटनास्थल पर पहुंचते सबसे पहले उसको गड्ढा खोद के उस लाश को बाहर निकालती है तो पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनिल ही होता है। दरअसल हत्यारों ने अनिल के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर रखी थी। अनिल के किसी ने मतलब दोनों आंखों के ऊंची नुकीली चीज से बाहर निकाल लिया था। इधर जैसे इस बात की जानकारी अनिल की पत्नी पिंकी को पता चलता है, पूरा परिवार घटनास्थल पे पहुंचता है और जब उस लाश को देखते हैं तो देख करके उसकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी अनिल के समर्थकों को पता चलता है, चौराहे घेर करके आगजनी करना शुरू कर देते हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार दबाव बनाने लगते हैं। पुलिस आनन फानन में सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। फिर पिंकी से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि अनिल की हत्या किसने किया है? इस पे पिंकी रोते हुए पुलिस प्रशासन को कहते हैं, साहब मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका ने किया है। प्रियंका जो कि केसी नगर इलाके की रहने वाली है। पिंकी जैसे इस तरह की बातें पुलिस प्रशासन से कहती है, पुलिस उसी समय प्रियंका के घर पे जाती है और वहां से प्रियंका को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। प्रियंका जिसकी उम्र होती है करीब करीब 36 वर्ष के आसपास। पुलिस प्रशासन जब प्रियंका से अनिल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, प्रियंका भी इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जैसे अपनी सख्ती दबाव दिखाती है प्रियंका के ऊपर, आखिरकार मजबूर होकर के प्रियंका अपनी सारी सच्चाई को कबूल करती है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करती है, असलियत जब अनिल के समर्थकों को पता चलता है तो समर्थक पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। प्रियंका के पति का नाम होता है राजन, जो उसका दूसरा पति होता है। प्रियंका इससे पहले एक और शादी कर रखी थी, लेकिन प्रियंका का पहला पति जो है उसको तलाक दे चुका था। तलाक के समय प्रियंका का कोई बच्चा भी नहीं होता है। लेकिन प्रियंका का पति राजा जो एक प्रोफेसर की गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी की नौकरी किया करता, कुछ पैसे कमाए और लेकिन प्रियंका के पास करोड़ों की संपत्ति होती है।
किसी को यह बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार प्रियंका के पास आलीशान बंगला और इतना सारा दौलत कहां से आया। लेकिन सबको यह मालूम जरूर होता है कि प्रियंका अपने इलाके के बदनाम औरत है। दरअसल प्रियंका इतनी काफी खूबसूरत होती है कि उसके घर के ऊपर कई लोगों का आना जाना डेली होता है, जिनमें धन्ना सेठ से लेकर के और माफियाओं नेताओं तक का होता है। इन्हीं में से एक नाम अनिल का भी होता है, और अनिल भी अक्सर प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर ही आया करता था। हालांकि प्रियंका अनिल से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके दौलत से प्यार करती थी, क्योंकि अनिल जब भी प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आता तो उसके ऊपर ढेरों सारे दौलतें लुटाता। इधर प्रियंका का एक और आशिक होता है जिसका नाम होता है अंकित यादव। अंकित जो कि पूर्णिया जिला का एक बहुत फेमस शूटर होता है। दरअसल अंकित प्रियंका से प्यार कर बैठता है, इसीलिए अंकित को अनिल का प्रियंका के घर पे आना जाना ठीक नहीं लगता। एक दिन अंकित जब प्रियंका से मुलाकात करने के लिए जाता है तो प्रियंका को धमकी देते हुए कहता है कि अनिल को तुम मना कर देना कि वो तुम्हारे पास नहीं आया करे। अगर वह नहीं माना तो तुम याद रखना, सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। अंकित जैसे इस तरह की धमकी प्रियंका को देता है, प्रियंका भी मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि क्यों तुम हमेशा मरने और मारने की ही बात किया करते हो, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिससे हम दोनों बेहतर तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर सके। प्रियंका अनिल से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारा अनिल से पीछा भी छूट जाएगा और हमने ढेरों सारा पैसा भी मिल जाएगा। अंकित उसे कहता है कि तुमको जो कुछ भी करना है जल्दी करो। प्रियंका अपने प्लान को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम अनिल का अपहरण कर लेते हैं, उसके बाद से उसके 10-20 लाख रुपया उससे ले लेते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे। उसके बाद से अनिल खुद ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा। जैसे इस तरह की प्लान बताती है, अंकित भी प्रियंका के बातों में उलझ जाता है और फिर इसी प्लान के अंतर्गत 29 अप्रैल 2021 की सुबह के 10:30 बजे के आसपास दिन में खुद प्रियंका अनिल के नंबर पर कॉल करती है और उसको मिलने के लिए अपने घर पे ही बुलाती है। इधर अनिल जब प्रियंका से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है, अपने भतीजे को साथ में ले लेता है। प्रियंका के जब घर पे वो आता है, वहां से राजन को वापस घर भेज देता है और खुद प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे चला जाता है। लेकिन अनिल जब प्रियंका से के घर पे पहुंचता था, उसके घर पे पहले से ही अंकित, उसका भांजा मिठू कुमार यादव और उसके दो अन्य दोस्त, जिसमें से एक का नाम होता है मोहम्मद सादिक और दूसरे का नाम होता है चुनमुन झा, ये चारों लोग वहां मौजूद होते हैं। अनिल जब अपने सामने इन चारों को देखता है, देख करके काफी वो घबरा जाता है और प्रियंका से मिले बगैर ही वापस वहां से वो मुड़ जाता है। लेकिन अनिल जैसे वहां से वापस मुड़ता है, ये चारों जाकर के अनिल को धर दबोच लेते हैं। अनिल उसे छुड़ाने के लिए लड़ झगड़ बैठता है, लेकिन जैसे लड़ना झगड़ना अनिल शुरू करता है, चारों मिलकर के अनिल की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से एक रस्सी से अनिल का हाथ पैर बांध देते हैं और ले जाकर के उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही साथ उसका मोबाइल छीन लेते हैं ताकि अनिल किसी से संपर्क ही न कर पाए। उसके बाद से अनिल का मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही शाम होता है, अनिल का मोबाइल फिर से ऑन करते हैं और उसी के मोबाइल से उसकी पत्नी पिंकी के नंबर पे कॉल करते हैं और 10 लाख रुपए को डिमांड करते हैं। दरअसल ये चारों मिलकर के अनिल के मोबाइल से सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं ताकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। इधर पिंकी उनके बताए हुए अड्डे के ऊपर 10 लाख रुपए तो पहुंचा देती है, लेकिन जैसे ही 10 लाख रुपए मिल जाता है, अब ये चारों को यह बात डर सताता है कि अगर हमने अनिल को छोड़ा फिर अनिल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सब मिलकर के अब अपनी जान बचाने के लिए अनिल की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। अनिल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से ये सब के सब मिलकर के अनिल की डेड बॉडी को लेकर के इसी के नगर थाने के अंतर्गत डगराहा गांव के एक खेत में जाते हैं और वहां पर गड्ढा खोदने के बाद उसी में अनिल की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में अनिल का हाथ एक भारी रह जाता है, जिससे इस केस का खुलासा हो जाता है। सच में प्रियंका जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस प्रियंका के कहने पे उसके प्रेमी अंकित, उसका भांजा मिट्ठू और उसका अन्य दो दोस्त सादिक और चुनमुन को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिलहाल पुलिस वालों ने इन 5 आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेज दिया। दोस्तों, पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।